दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत का अस्पताल। ये राम रेमी की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है राम रेमी की। तो पढ़ते हैं इसको, मौत का अस्पताल। जब से आजमगढ़ में निर्मित सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कार्य आरंभ हुआ था, वहां बसे ग्रामीणों ने चैन की सांस ली थी। अब उन्हें इलाज के लिए शहर की ओर नहीं भागना पड़ता था। अस्पताल की उस भव्य इमारत में हर बीमारी के इलाज की व्यवस्था थी। परंतु उस अस्पताल को काम करते भी एक ही साल गुजरा था कि एक रात अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित जनरल वार्ड के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। ओह! दस्तक सुन नर्स ने संभलते हुए अपने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। घड़ी में ठीक 1 बजा था। नर्स बरबसी बुदबुदा उठी। इस वक्त डॉक्टर तो नहीं आ सकता, फिर कौन आया होगा? ठक ठक ठक। दरवाजे पर बराबर दस्तक दी जा रही थी। अतः वह कुर्सी से उठ दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई चिड़चिड़े स्वर में बोली, अरे आती हूँ, अब बंद करो दरवाजा पीटना। फिर नर्स ने झल्लाते हुए दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे उसकी नजर आगंतुक पर पड़ी वह चीख उठी, आह! तभी दरवाजे पर खड़े शैतान ने नर्स की गर्दन को अपने पंजे में दबोच लिया। आह! फिर दूसरे पल नर्स का सिर धड़ से अलग हो गया। गुर्र! तब तक वार्ड के मरीजों की नींद टूट गई थी। जैसे ही मरीजों की नजर उस शैतान पर पड़ी, वार्ड में भगदड़ मच गई। भागो भागो! बचाओ बचाओ! गुर्र! गुर्र! आई! वह शैतान मौत का साक्षात रूप बन गया था। खच! आह! मौत का भयानक तांडव देख कोई किसी की मदद करना तो दूर, पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। भागो भागो! गुर्र! बचाओ! और फिर अस्पताल की जिस मंजिल पर शैतान पहुंचा था, वहां के वार्ड देखते देखते खाली हो जाते। यहाँ तक कि डॉक्टर और कर्मचारी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। आधे घंटे बाद वह अस्पताल पूरी तरह वीरान नजर आ रहा था। उधर घटना की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मलकान सिंह जब अपने दल बल सहित अस्पताल में पहुंचा, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह अपने अधीनस्थ से बोला, सूचना तो यह मिली थी कि यहाँ एक शैतान ने मारकाट मचा रखी है। लाशों का ढेर लगा पड़ा है। लेकिन सर, यहाँ तो एक भी लाश नजर नहीं आ रही है, और न ही शैतान नाम की कोई चिड़िया ही यहाँ मौजूद है। लगता है किसी ने पुलिस के साथ मजाक किया है। अगर मजाक किया गया होता तो हमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ यहाँ जरूर नजर आता। यह तो आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ बात तो जरूर है। जाओ, अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई कलू हाथ लग जाए। यस सर, कहकर हवलदार सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर मलखान सिंह गहरी सोच में डूब गया। अचानक आहट पा वह चौंक कर जैसे मुड़ा। उसकी आंखों में दहशत के भाव लहरा उठे। ओ नहीं! गुर्र! परंतु इंस्पेक्टर मलखान सिंह ने तुरंत अपने भय पर काबू पाते हुए रिवॉल्वर निकाल शैतान पर कई फायर कर दिए। धाए धाए धाए! गुर्र! ठक ठक ठक! लेकिन शैतान पर गोलियों का कोई प्रभाव न होते देख इंस्पेक्टर मलखान सिंह बौखला उठा। वह पलटकर दौड़ पड़ा। कई गैलरियां पार करने के बाद वह कमरे की दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी दीवार तोड़कर शैतान का भयानक पंजा प्रकट हुआ। बड़ बड़ बड़ाक! ओह! इससे पहले कि इंस्पेक्टर मलखान सिंह अपने बचाव की कोशिश करता, शैतान के पंजे का शिकंजा उसकी गर्दन पर कस गया। गूं! ठीक उसी दौरान हवलदार सिपाहियों के साथ उस तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर मलखान सिंह को मुसीबत में फंसा देख वे तेज से सहायता के लिए लपके, लेकिन जब तक वे निकट पहुंचे, शैतान का पंजा मलखान सिंह को लेकर दीवार के पीछे ओझल हो चुका था। हे भगवान, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। साहब की जान खतरे में, कमरे का दरवाजा तोड़ दो! सिपाही ने आनंद फानन में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन कमरे में कदम रखते हुए स्तब्ध से खड़े रह गए। ओह! इस हादसे के बाद यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आजमगढ़ में फैल गई कि अस्पताल में किसी शैतान का निवास है। लोग रात में तो दूर, दिन में भी अस्पताल के नजदीक फटकने से घबराने लगे थे। सर, यह रहा मेरा इस्तीफा। मुझे जान पा रही है, मैं इस अस्पताल में ड्यूटी नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता? रात में नशे पर, दिन में तो आप मरीजों को मत देख ही सकते हैं। जब कोई मरीज यहाँ आता ही नहीं है तो मैं किसका इलाज करूंगा? हमारा पूरा स्टाफ किसी न किसी बहाने से छुट्टी पर चला गया है। जिसे छुट्टी नहीं मिली उसने नौकरी छोड़ दी। मैं अकेला पड़ गया हूँ सर। हिम्मत से काम लीजिए डॉक्टर गुप्ता, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ की रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेज चुका हूँ। आई एम सॉरी सर। इतना कहकर डॉक्टर गुप्ता उठे और कमरे से बाहर निकल गए।
राजपुर की वादियों में स्थित 5 सितारा होटल लाबेला की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 313 के दरवाजे पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दस्तक की आवाज सुन राम की आंख खुल गई। ठक ठक। और रात के 2 बजे इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? यहाँ तो हमारा कोई जानकार भी नहीं है। खैर देखना तो पड़ेगा ही। दरवाजे के निकट पहुंचे राम बोला, कौन है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तभी दरवाजा खुला और नकाबपोश के हाथ में थमा चाकू मशीनी अंदाज में राम की तरफ लपका। लेकिन राम को सामने न पाकर नकाबपोश बौखला उठा। ओह! फिर इससे पहले कि वह स्थिति का अंदाजा लगा पाता, राम ने उसे चाकू वाले हाथी की कलाई थाम इतनी जोर का झटका दिया कि वह उछलकर मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। ठक। ओह! फिर राम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खुट। ओह! तब तक रहीम भी जाग चुका था। वह फौरन राम की मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने उस अज्ञात आदमी को बेहोश कर दिया। बोलो, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? यह मैं बताता हूँ। आवाज सुन राम रहीम बुरी तरह चौंक कर आवाज वाली दिशा में पलट पड़े। सर, आप यहाँ कैसे सर? यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे जाने दो। आप इसे जानते हैं सर? हाँ, यह मेरा आदमी है और इसे मैंने यहाँ भेजा था। तो फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मुसीबत की किसी भी घड़ी का सामना करने के लिए तुम लोग कितने तैयार रहते हो। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। आपने हमारी परीक्षा बेमतलब नहीं ली होगी। कहते हुए रेमी ने उस आदमी को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। वह आदमी तुरंत बाहर निकल गया। तुम ठीक समझे हो रहीम। लगता आप हमें कोई महत्वपूर्ण पूर्ण केस सौंपना चाहते हैं। हाँ, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राम रहीम चीफ मुखर्जी के सामने सोफे पर बैठ गए। तब चीफ मुखर्जी आजमगढ़ में घटी घटनाओं के बारे में राम रहीम को विस्तार से बताने के बाद बोले, लोगों को जिंदगी देने वाला वह अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया है। अब वह वीरान पड़ा है। लोगों में भय और आतंक व्याप्त है। शैतान का और वहां होने वाली मौतों के रहस्य का पता लगाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः यह केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया है। अर्थात मौत के अस्पताल में खेले जा रहे षड्यंत्र का भांडा फोड़ने की जिम्मेदारी आप हमें सौंपना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ तो तुम लोग आजमगढ़ जाओ और असलियत का पता लगाओ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आजमगढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आधुनिक उपकरणों से लैस मोटर बाइक नीचे खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तुरंत आजमगढ़ के लिए रवाना होना है। हाँ, परंतु प्रस्थान करने से पहले अगर तुम लोग इस केस के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ एक बात। पूछो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अस्पताल बनने से पूर्व वह जमीन किसके अधिकार में थी? वह एक बंजर जमीन थी। बहुत साल पहले वहां एक महंत रहता था, परंतु उसकी मौत के बाद से वह जगह खाली पड़ी थी। अतः सरकार ने वह जमीन अधिग्रहित कर उस पर एक बहुमंजिला अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन अस्पताल का कार्य शुरू होते ही धर्मदास नाम का एक साधु वहां डेरा डालकर बैठ गया। वह अपने आप को महंत का शिष्य बताता था। वह वहां मंदिर बनाना चाहता था, परंतु उसकी एक नहीं चली और अस्पताल का निर्माण का पूरा कर लिया गया। अब वह साधु कहाँ है? वह आजमगढ़ में एक पुराने मंदिर में अकेला पड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि जब अस्पताल बन रहा था तभी उसने भविष्यवाणी की थी कि उसके गुरु की इच्छा का अनादर करके लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। गांव वाले उसे गुरु के क्रोध के कहर से बच नहीं पाएंगे। जब गांव वालों को उसका खास सच नजर आ रहा है। यानी गांव वाले यही समझते हैं कि धर्मदास के गुरु की आत्मा ने गांव वालों से बदला लेने के लिए शैतान का रूप धारण कर लिया है। बकवास। मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम बहुत जल्द उस शैतान को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा देखोगे रहीम। वह मौत का अस्पताल लोगों को फिर से जिंदगी देने लगेगा। शाबाश राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर आजमगढ़ का नक्शा राम के सुपुर्द करते हुए चीफ मुखर्जी बोले, अब तुम लोग फौरन तैयार हो जाओ। यस सर। तत्पश्चात चीफ मुखर्जी वहां से चले गए। लगभग आधे घंटे बाद राम रहीम मोटरसाइकिल बाइक पर सवार हो आजमगढ़ की ओर उड़े जा रहे थे। जिस समय राम रहीम आजमगढ़ पहुंचे उस समय सुबह का धुंधलका वातावरण में फैलने लगा था। राम, सुबह होने को है, हमें पहले थाने चलकर यहाँ के हालातों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। दरोगा से मिलने से पहले मैं मौत के अस्पताल में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर अस्पताल में घटी घटनाओं में किसी अपराधी का हाथ है तो वह इस समय किसी भी खतरे से निश्चिंत होगा। अतः हो सकता है कि उसका कोई क्लू हमारे हाथ लग जाए। ख्याल बुरा नहीं है। रहीम की स्वीकृति मिलते ही राम ने मोटर बाइक रोककर आजमगढ़ के नक्शे का अध्ययन किया और फिर मोटर बाइक एक कच्ची पगडंडी पर उतार दी। लगभग 10 मिनट बाद वे अस्पताल की भवन इमारत के पिछवाड़े पहुंच गए। फिर मोटर बाइक सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर राम रहीम सावधानी से चलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ की हालत देखकर तो यही लगता है जैसे काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया। अब आगे चलकर देखते हैं। इतना कह राम आगे बढ़ गया, रहीम उसके पीछे चल दिया। अभी वे गैलरी में प्रविष्ट हो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक राम ठिठक कर रुक गया। उसकी निगाह फर्श पर उभरे पैरों के निशानों पर पड़ गई थी। इन पैरों के ताजा निशानों से साफ जाहिर है कि यहाँ कोई आया था और आने वाला नंगे पैर था। यह तो पक्की बात है कि यह किसी आदमी के पैरों के निशान है। अब सवाल यह उठता कि आने वाला नंगे पैर क्यों आया था। सबसे अजीब बात तो यह है कि जहाँ लोग आने से कतराते हैं वहां कोई क्यों आया था। क्या उसे अपनी मौत का डर नहीं था? इन सवालों का जवाब तो वही आदमी दे सकता है जो यहाँ आया था। हो सकता है वह भी यही हो। निशानों के का पीछा करते हुए हम उस तक पहुंच सकते हैं। ओह! तत्पश्चात वे पैरों के निशानों को देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे में थे। कमरे का फर्श खुदा हुआ था। आश्चर्य! यह फर्श क्यों खुदा हुआ है? शायद आगंतुक को किसी चीज की तलाश थी। राम रहीम की बात बीच में ही काटते हुए बोला, और वह नीचे इस फर्श के नीचे दबी हुई है। हाँ, फिर तो स्पष्ट है कि उसी चीज को हासिल करने के लिए ही अस्पताल में शैतान का आतंक फैलाया गया था, ताकि अस्पताल खाली हो जाए और वह अपनी चीज आसानी से हासिल कर ले। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो यहाँ हुई समस्त हत्याओं में एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहीं तुम्हारा इशारा मेहनत के शीशे धर्मदास की तरफ तो नहीं है? हाँ, क्योंकि धर्मदास ही वह आदमी है जो इस जमीन को हासिल करना चाहता था। फिर तो हमें धर्मदास को फौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए और इस जगह को खुदवाकर वह चीज बरामद कर लेनी चाहिए जिसे हासिल करने की चाह ने उसे साधु से शैतान बना दिया। बिना किसी ठोस सबूत के हम धर्मदास पर आरोप साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले में उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। तभी हा हा हा! ओह! अगले पल धर्मदास ठास करता हुआ राम रहीम के सामने प्रकट होता हुआ बोला, तुम लोग सबूत तभी इकट्ठे कर पाओगे जब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। हा हा हा! तुम कौन हो तुम? मैं हूँ तांत्रिक धर्मदास। ऐसा लगता है मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ? हा हा हा! अचानक राम की आंखें चमक उठी। हाँ, याद आया। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो पर मुझे धोखा नहीं दे सकते, डाकू धर्मा। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। रहीम हैरत से बोला, लेकिन डाकू धर्मा तो 4 साल पहले पुलिस की से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। नहीं, मैं मरा नहीं था, पर बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। घायल अवस्था में मैं नदी में कूद गया था। पुलिस यही समझी कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं बच गया। एक तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं उसका शिष्य बन गया और 2 साल उसके साथ गुजारने के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो मेहनत की जमीन पर अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका था। लेकिन तुम इस जमीन को हासिल करना चाहते थे क्योंकि इस जमीन में तुमने लूट की दौलत गाड़ रखी थी। बिल्कुल ठीक। तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी लड़के। तुम बहुत जल्दी सारी बात समझ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने शैतान का चक्कर कैसे चलाया। मैंने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए शैतान को जागृत कर अस्पताल में भेजा था। शैतान के आगे भला किसकी चलती। सब डर कर भाग गए। अब तो तुम लोग जान गए होगे कि मेरी शक्ति अपरंपार है। जब तक शैतान मेरे कब्जे में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा! हंस लो धर्मा, जितना हंस सकते हो हंस लो। क्योंकि तुम्हारे हंसने के बाद क्योंकि तुम्हारे हंसने के अब कुछ ही क्षण बाकी हैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। तेरी जुबान बहुत लंबी है लड़के। बहुत बोलता तू। मैं पहले तुझे खामोश किए देता हूँ। फिर धर्मा अपना त्रिशूल हवा में तानते हुए गरजा, मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। लेकिन इससे पहले कि वह त्रिशूल फेंकता, उससे गुरु भैरवनाथ की चेतावनी उसके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गई। धर्मदास, याद रखना, जिस पल तेरे हाथ किसी मासूम के खून से रंगेंगे उसी पल तेरी तंत्र शक्ति समाप्त हो जाएगी। ओह, अगर मेरी तंत्र शक्ति समाप्त हो गई तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगा।
फिर शैतान भी मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मुझे इन लड़कों को ठिकाने लगाने का कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। तभी धर्मा किसी निश्चय पर पहुंचा ही था कि उसे लापरवाह देख राम हवा में उछला और पैरों की भरपूर ठोकर धर्मा के सीने पर जमा दी। तड़ाक! आह! धर्मा कराता हुआ जैसे फर्श पर गिरा, रहीम उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। पाखंडी तो हमें मारने चला था, ले जरा मेरे गुस्से का स्वाद चख। ढुम आई, ढुम और ले। आह! कराते हुए धर्मा ने अपने घुटने सिकोड़कर रहीम को की कमर पर दे मारे। खट! आह! रहीम उछलकर दूर जा गिरा। रहीम के हटते धर्मा गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ उठ खड़ा हुआ। तभी राम ने उस पर फिर छलांग लगा दी, लेकिन धर्मा सतर्क था। राम अपनी झोंक में आगे निकल गया। फिर इससे पहले कि वह संभलता, धर्मा उसके सिर पर पहुंच गया। ठक! आह! पर हार इतना ताकतवर था कि राम चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर धर्मा रहीम की तरफ पलटा और उसने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। रहीम तुरंत उसके सम्मोहन में आ गया। अब तुम मेरे बस में हो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। हाँ, मेरे लिए क्या आ गया है? तुम अपने बेव साथी को कंधे पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। जो आ गया मेरे स्वामी। फिर रहीम राम को अपने कंधे पर लाद धर्मा के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे कोठरी नुमा कक्ष के सामने खड़े थे। अंदर जाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे मौत के अस्पताल पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा प्ले लिस्ट में रामनीम के फोल्डर के अंदर। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद इसके पार्ट 2 में, मौत का अस्पताल पार्ट 2 में।